यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आप लोगों के सीए फाइनल के पेपर चल रहे हैं। पेपर अच्छे गए होंगे ऐसा मेरा मानना है। अब देखो, पेपर जो हो गए वो हो गए, अच्छे गए, अच्छी बात है। अगर अच्छे नहीं गए तो भी अब कुछ नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द पास्ट, यू कैन चेंज द फ्यूचर ओनली। तो भैया, जो पेपर बहुत बार ऐसा होता है, जब पेपर डिफिकल्ट आता है, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और जब पेपर है वो इजी आता है और मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। इट्स ऑल अबाउट सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट। सो गाइस, सीए का एग्जाम है, आप पास्ट तो चेंज कर नहीं सकते, अब आप फ्यूचर है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपके दो पेपर जो बचे हैं, डीटी आईडीटी, जस्ट उसमें अपना दे दीजिए 100%, बिकॉज ये दो पेपर के बाद में लाइफ बहुत अच्छी है करके। ठीक है, चलिए। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि सर हमको कैसे रिवाइज करना है लास्ट के 2 दिन में डीटी, बिकॉज 1.5 दिन जो आपको मिलता है उसमें आपको डीटी है, उसको कैसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले जिस दिन आप पेपर 6 का एग्जाम देके आए, अब 6 में अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया है तो ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी डिड इंटरनेशनल टैक्सेशन इन पेपर नंबर 6C। बट अगर आपने कोई और इलेक्टिव पेपर था तो ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन भी रिवाइज करना रहेगा। तो सबसे पहली चीज, आप एक काम करिए, स्टार्टिंग करिए बहुत ही इजी टॉपिक से। स्टार्ट करिए आप कैपिटल गेन। अब कैपिटल में गेन में क्या क्या चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है? सबसे पहली चीज, एक ही अमेंडमेंट था कि एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 जो है वो एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखना, एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू में इसको टेस्ट कर सकता है। उसके बाद में आप 45(2) कर लीजिए, और स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा वो भी आप कर लीजिए। उसके साथ में आप 47 जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी होल्डिंग को, और उसके साथ में 47A का वायलेशन वाला पार्ट है वो करेंगे। वायलेशन कब होता है? अगर 8 इयर्स के अंदर अंदर क्या होता है, 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं रहता है, या फिर वहां पे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देती है ट्रांसफरी कंपनी, तो उस केस में वायलेशन होता है। वायलेशन के केस में क्या होगा वो वाला आप देख के जाएंगे। उसके बाद में आप 50B देखिए, स्लम सेल। स्लम सेल है वो काफी टाइम से आया नहीं है, बट भैया एग्जाम में आ सकता है, तो स्लम सेल है उसको देख के जाइए। एग्जेम्पशन में 54, 54EC, 54F और 54GB है, इसको आप देख के जाएंगे। मुझे लग रहा है 54GB से इस बार छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद 50C है, वो तो करना ही है कि जो टॉलरेंस बैंड, अगर आपका एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन एसडीवी इज ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो वो वाला कंसेप्ट आपको करके जाना है। वहां पे ध्यान रखना, टॉलरेंस बैंड है वो अभी 10% हो गया है। उसके साथ में जो 112A वाला कंसेप्ट है, 112A क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है ऑन द इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड ऑल, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, वो आपको करना है। कॉस्ट ऑफ, उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखना। सेक्शन 55 में बोला हुआ है कि भैया जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और एफएमवी एज ऑन 31 Jan 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन व्हिचएवर इज लोअर, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर है, वो आपको लेना। एफएमवी कैसे कैलकुलेट करनी है वो वाला कंसेप्ट आप स्किप नहीं करेंगे, एग्जामिनर वहां पे आपको टेस्ट करेगा। उसके बाद में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एक अमेंडमेंट था, तो वो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वाला जो कॉम्पैक्ट में दे रखा है वो आपको करना है। तो ये एग्जाम वाले डे पे आपको ये कैपिटल गेन करना है कि जैसे ही तुम्हारा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाता है आप फटाफट चालू कर दीजिए आईएफओएस। और आईएफओएस में 56(2)(10 है, उसको अलोंग विद सेक्शन 43CA करिए। और एक चीज ध्यान रखिए, यहां 56(2)(10 में, 43CA में, एज वेल एज द 50C, तीनों जगह जो टॉलरेंस बैंड है वो टॉलरेंस बैंड आपका 10% है। उसके साथ में आप डिविडेंड करेंगे, और डिविडेंड 115BBD जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है वो वाला, और बाकी वाले जो आप डीम डिविडेंड है वो करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस साल से डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, कंपनी उस पर कोई डीडीटी वगैरह नहीं भरती है। नाउ इट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। एक चीज ध्यान रखना, जो डिविडेंड आपको मिलता है वो डिविडेंड आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, और जो डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है वो भी टैक्सेबल होती है आईएफओएस में। उसके सामने एक्सपेंडिचर में सिर्फ एक ही एक्सपेंडिचर अलाउ होता है, दैट इज द इंटरेस्ट, और वो भी आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एटीएम का जो डिडक्शन है इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, बिकॉज मेरे को लगता है कि यहां डिविडेंड और एटीएम पे एग्जामिनर एमसीक्यूज के केस सिनेरियो में वगैरह आपको टेस्ट कर सकता है, तो इसको आप ढंग से देख के जाएंगे। बायबैक के रूल्स है, वो बायबैक के रूल्स में आप देख लेंगे कि बायबैक के रूल्स में कैसे होता है। अगर वो ईसॉप वाला है तो उस केस में उसका इशू प्राइस क्या लिया जाएगा, उसके साथ साथ में अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो क्या होगा, बोनस के केस में क्या होगा, उसके बाद में अमलगमेशन डीमर्जर वाला है, वो एक बार आप रूल को देख लेंगे, रीड कर लेंगे तो काफी है। उसके बाद लिक्विडेशन, अगर आप सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करके जाएंगे रघु वाला तो चलेगा, और डीमर्जर में आप एक ही क्वेश्चन डीएसके प्राइवेट लिमिटेड का जो कंपाइलर में दे रखा है वो आप कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आप डिडक्शन पे चले जाइए, और एक चीज समझना, डिडक्शन में आपको जो ध्यान देना है, ऑब्वियसली एग्जाम में जो डिडक्शन कवर होते हैं वो 80C है। 80C आप एक बार रीड कर लेना, 80CCD रीड कर लेना, 80D रीड कर लेना, 80JJAA से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 80EA EEB करेंगे, और 80IAC से आपको टेस्ट किया जा सकता है, और 80TTA TTB है उससे भी आपको टेस्ट किया जा सकता है। वो छोटे से क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें एक आधा एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड हो सकता है, तो ये डिडक्शन आप करेंगे।
अब एक और चीज समझना, उसके बाद में आप चले जाइए सीधा डीटीडब्ल्यू पे और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पे। और डीटीडब्ल्यू में जो 91 का रिबेट है वो आपको करना है। 91 का जो रिबेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, काफी है, सीधा आप क्वेश्चन कर लेंगे तो चलेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है उससे रिलेटेड अगर चाहिए तो आप सीधा रिविजन लेक्चर देख लो, रिविजन लेक्चर देख लोगे आपका काम बन जाएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना करना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप रात को ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रात को ज्यादा पढ़ते हैं दिन में कम पढ़ते हैं, तो अगर आप रात को पढ़ने वाले लोग हैं तो उससे आगे भी आप बढ़ सकते हैं। बट अगर ऐसे मेरे जैसे लोग हैं कि रात को 12 बजे हमको नींद आ जाती है और सुबह हम 6 बजे उठते हैं, तो वो वाले लोग हैं, तो उस केस में आप वहां सो जाइए और फिर आप मॉर्निंग में उठ के और ये चालू करिए। तो देखिए, सबसे पहले आप चालू कर दीजिए पीजीबीपी, और पीजीबीपी में आपको एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन देख के जाना है। क्वेश्चन को देख के मींस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आपको टिक मार के जाना है कि वो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे है, क्या है। उसके साथ में आप एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 35 एडी देख के जाएंगे। और 35 एडी में जो 8 ईयर्स में वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को असेट ट्रांसफर हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है। मुझे लगता है एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद सेक्शन 35 ट्रिपल सी और 35 सीसीडी, 35 जो साइंटिफिक रिसर्च वाला, और उसके बाद ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप एक चीज ध्यान रखना, वहां मैक्सिमम डिडक्शन 100% हो गया है। अर्लियर 150%, 125% एंड ऑल हुआ करते थे, नाउ इट इज 100%। उसके बाद में आप 44 एडी है, 44 एई है, 44 एबी है। 44 एई मेरे को लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ट्रांसपोर्टर वाला, जो 10 व्हीकल्स में, हैवी व्हीकल के केस में कितना होगा, लाइट व्हीकल के केस में कितना होगा, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। उसके बाद में आप 44 एबी जो टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो ध्यान रखेंगे, 1 month before the due date of return filing, as well as you have to check that limit also, because now if your turnover is up to 5 crore then there is no need to audit अगर आपका cash receipt and cash payment is up to 5% of total receipt and total payment। उसके बाद में 44B and 44BB है, that is the shipping company as well as the airlines वालों के लिए, वो 5%, 7.5% कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके एक दो क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद ICDS के लिए आपको ICDS अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक तो आप 43CB को ढंग से करेंगे, 145A को ढंग से करेंगे एंड 145B को ढंग से करेंगे। यहां पे 43CB में आपका क्या दे रखा है, यू नो दैट अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो नॉर्मली आपको POCM मेथड पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। इफ योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 90 डेज, इन दैट केस यू कैन रिकॉग्नाइज टोटल रेवेन्यू ऑन द टोटल कंप्लीशन बेसिस। जिस ईयर में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उस ईयर में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अगर वहां इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है तो उस केस में क्या होगा कि आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे 4 साल के लिए ऑडिट के लिए 20 लाख मिलने वाला है, तो 4 ईयर्स का ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, और आपको 20 लाख मिलने वाला है, तो आप एक काम करिए 4 ईयर में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में आप एक काम करिए, फर्म एओपी बीओआई पे जाइए। बट फर्म एओपी बीओआई में आपको क्या करना है, सीधा क्वेश्चंस देखने हैं। आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, एओपी बीओआई का एक क्वेश्चन देख लीजिए और फर्म के एक दो क्वेश्चन देख लीजिए कि वो पार्टनर का रेम्यूनरेशन का जो लिमिट्स है वो बुक प्रॉफिट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होता है एंड ऑल, उस पे जाइए। उसके बाद आप चले जाइए मैट, एएमटी और एसईजेड पे, और ये मेरे को लगता है इस बार अच्छा खासा कवर करने वाला है। मैट में आप 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन और 2 इंडेस वाले, 2 नॉर्मल वाले क्वेश्चन और 2 इंडेस वाले क्वेश्चन है। एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चन है वो मैट में देख के जाएंगे। उसके बाद में आप एएमटी देखेंगे और एएमटी के साथ में आप एसईजेड देखेंगे। अब एक बात समझना, एसईजेड के लिए आप एसईजेड टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें एएमटी वाला पार्ट भी आ जाएगा, एसईजेड वाला पार्ट भी आ जाएगा। अब एक चीज समझना, जब आप एएमटी कैलकुलेट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, एएमटी कैलकुलेट करते हैं हम किससे, चालू करते हैं एटीआई लेते हैं, और एटीआई जो होता है, एटीआई का 18.5% लेते हैं एएमटी में। तो एटीआई जो होता है ना, एटीआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एनटीआई लेते हैं। एंड इन एनटीआई यू हैव टू ऐड द 3 डिडक्शन। अपन कौन कौन से डिडक्शन ऐड करते हैं, एक तो तुम्हारा 10AA डिडक्शन यू हैव टू ऐड, सेकंड इज 35 AD डिडक्शन यू हैव टू ऐड, एंड लास्ट इज 80 IA to 80 RRB। 80 IA to 80 RRB, दिस डिडक्शन यू हैव टू ऐड बैक। नाउ गाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ 80 IA to 80 RRB में 80 JJAA भी आता है, ध्यान रखना। 80 JJAA भी इसी का पार्ट रहता है। 80P को छोड़ के बाकी जो भी सेक्शंस है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो 80 IA to 80 RRB है वो आप ऐड करेंगे, 80 JJAA अगर है तो वो भी ऐड बैक होगा। अब आप बोलोगे वो तो इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं है, बट भैया 80 वो इनकम बेस्ड डिडक्शन जो आपका डिडक्शन टॉपिक है उसमें एक चैप्टर जो 6A है उसमें जो हेडिंग C में दे रखा है वो C में दे रखा है 80 JJAA, तो आप 80 JJAA है उसको भी ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना आप 80 TTA या 80 TTB को नहीं करेंगे। 80 TTA 80 TTB है इनको आप नहीं करेंगे। बाकी 80 IA to 80 RRB कोई भी डिडक्शन है आप उसको ऐड बैक कर देंगे। उसमें 80 JJAA है उसको भी आप ऐड बैक कर देंगे और आप डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। अगर 35 AD ना लिया होता तो डेप्रीशिएशन कितना होता वो आप लेस कर देंगे। तो वो आप थोड़ा एक बार ध्यान रखना। यहां पे देखनी है, मैंने बोला AMT के कीप इन माइंड 80 IA to 80 RRB और इट इंक्लूड 80 JJAA ऑल्सो। उसके बाद में आप एक काम करिए, सीधा टैक्स रेट पे चले जाइए। टैक्स रेट में मार्जिन रिलीफ फटाफट देख लीजिए। उसके बाद में ये जो सेक्शन है इनको आपको ढंग से करना है क्योंकि इसके ऊपर आपको एग्जाम में
में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में, कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जाएगी। और आपको क्या करना है, 115 बीएबी से रिलेटेड, 115 बीएससी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बना के दे रखे हैं कॉम्पैक्ट में, तो आप सीधा कॉम्पैक्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद ये 25-37% वाला सरचार्ज है वो LTCG 112 STG 111 में नहीं लगता है करके, ठीक है, और डिविडेंड में भी नहीं लगता है। और डिविडेंड से रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर मैंने 3 क्रिएट करके दे रखा है कॉम्पैक्ट में, वो आप देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद देखिए मैट AMT और SEZ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको 8 मार्क्स के करीब। उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिलेगा टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट से, और ट्रस्ट और एक्रिएटेड इनकम में जो एग्जिट टैक्स वाला है उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे लगता है एग्जिट टैक्स से इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप ट्रस्ट से क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे, पहले आप फटाफट कॉम्पैक्ट से देख लीजिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन में आप 11 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो करेंगे। उसके साथ में आपको जो नवंबर एग्जाम हुआ था नवंबर 19 का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 था, दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिट टैक्स एज वेल एज द मे वाला जो आरटीपी है, जो मे 2021 वाला आरटीपी है, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज रिलेटेड टू द एग्जिट टैक्स। तो ये एग्जिट टैक्स वाले 2-3 क्वेश्चन है वो आप करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जिट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड में से मुझे ये लगता है कि इस बार बिजनेस ट्रस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिजनेस ट्रस्ट है, उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कहां पे मैंने दे रखे हैं, तो पहली चीज तो आप कॉम्पैक्ट से उसको रीड कर लीजिए, और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड है। और तुम्हारे कॉम्पैक्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मुझे लगता है बिजनेस ट्रस्ट से आपको टेस्ट किया जा सकता है, बिजनेस ट्रस्ट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद एक काम करिए, थोड़ी देर के टाइम पास के लिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लीजिए 5 मिनट्स में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही पेज का टॉपिक है, उसका टैक्स रेट वगैरह देख लेना, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दे रखा है, कहां पे कंपाइलर के मिसलेनियस टॉपिक में, वहां से आप देख लेंगे। उसके बाद आप आ जाइए TDS TCS पे, और ये TDS TCS जो है ये एग्जाम में इस बार अच्छा खासा कवर करेगा ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है वो 75% टैक्स रेट है, वो जो TDS की रेट है बहुत सारी जगह व्हेन यू मेक द पेमेंट टू द रेजिडेंट पर्सन, इन दैट केस योर TDS रेट इज 75%, योर TDS रेट इज 75% एट वेरियस प्लेसेस, वो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में आपको जो सेक्शंस पे ध्यान रखना है, एक तो 194 है दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड, 194C है, 194DA है, DA से रिलेटेड MCQ आ सकता है, 194E है, 194IA, 194IA से रिलेटेड आपको MCQ में वगैरह में मिल सकता है, 194IB आपको टेस्ट किया जा सकता है, 194J है, 194K है, 194M N and O, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप M को ढंग से पढ़ेंगे, आप N को ढंग से पढ़ेंगे और O को ढंग से पढ़ेंगे, ये जो 3 है इसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आप TCS में चले जाइए, और TCS में आपको 206C1F जो है मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा वाला, वो ध्यान में देना है, और 1G और 1H है, ये दोनों अमेंडमेंट वाली सेक्शन है, इससे रिलेटेड भी आप ढंग से एक बार इसको पढ़ के जाएंगे। तो TDS TCS टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ध्यान रखना ये आपका अच्छा खासा कवर करने वाला है, अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स है विल बी फ्रॉम द TDS TCS टॉपिक। उसके बाद आप चले जाइए ट्रांसफर प्राइसिंग पे, और ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज समझना, सबसे पहले आप मेथड देख लीजिए, उसके बाद में आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट देख लीजिए। मेथड्स है, और मेथड्स के बाद में आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे जाएंगे, और मेथड देखते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि आपको है ना जो रीसेल प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन मैंने इस बार पेपर में दिया था, आई मेड वन पेपर फॉर योर एग्जामिनेशन, और आपके एग्जाम के लिए मैंने एक टेस्ट पेपर दिया था, एंड दैट टेस्ट पेपर वो टेलीग्राम के ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है। तो उसमें एक जो रीसेल प्राइस वाला क्वेश्चन है, दैट रीसेल प्राइस मेथड वाला क्वेश्चन है, यू शुड ट्राई दैट क्वेश्चन, वो एक बार आप देख के जाना। उसके बाद आपको रेंज कॉन्सेप्ट करना है। रेंज कॉन्सेप्ट आज तक कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, बट आ सकता है। वो रेंज कॉन्सेप्ट 35-65% एंड वो वाला परसेंटाइल अपन करते हैं एंड ऑल, मीडियन लेते हैं, तो वो वाला आप एक बार ढंग से देख के जाएंगे। उसके बाद में आप अप्पा एंड रोल बैक वाला, रोल बैक से रिलेटेड बहुत बार MCQ में वगैरह पूछा जा सकता है। तो अप्पा क्या होता है, रोल बैक क्या होता है। अप्पा इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजेक्शन के केस में ही एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम पीरियड है वो 5 ईयर्स होता है, पिछले 4 साल को भी आप कवर कर सकते हैं इन द रोल बैक। बट रोल बैक की कुछ कंडीशंस होती है कि रोल बैक के लिए आप तभी जा सकते हैं जब उस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन था करके, ठीक है, उस ईयर का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट फाइल किया था, वो सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी आप रोल बैक में जा सकते हैं। उसके बाद में आप 94B इंटरेस्ट का लिमिट, इसका क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है। तो मैं आपको बताऊं सेकेंडरी एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 92CE वाला एंड आपका ये इंटरेस्ट लिमिटेशन वाला, दिस क्वेश्चंस आर लाइक यू नो दैट फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। और उसके बाद में आप एक काम करिए, पेनल्टी का टेबल देख के जाइए। पेनल्टी का टेबल में क्या होता है कि अगर मान लो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया तो क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने CA का जो रिपोर्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का
वो रिपोर्ट अगर फाइल नहीं किया 92E वाला, तो उसमें कितना पेनल्टी लगेगा, यू हैव टू स्टडी दैट पार्ट। उसके बाद आप चले जाइए असेसमेंट प्रोसीजर अपील एंड सेटकॉम पे। अब एक चीज समझना है, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट ज्यादा मार्क्स कवर नहीं करता है बट बहुत ज्यादा वास्ट है। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा, आइदर या तो आप रिवीजन लेक्चर सुन लीजिए, नहीं तो अगर आप बुक से कर रहे हैं तो ये सेक्शंस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप 139(1) में ड्यू डेट वाला है वो याद रखेंगे कि भैया ड्यू डेट्स है, वो ड्यू डेट्स क्या है करके, ठीक है। और 139(1) में आपको वो भी देखना है कि रिटर्न किस किस को फाइल करना है। सपोज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मोर देन 1 लाख रुपीज, देन यू हैव टू फाइल द रिटर्न एंड ऑल। फॉरेन एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर फॉरेन ट्रेवल मोर देन 2 लाख, यू हैव टू फाइल द रिटर्न एंड ऑल। तो वो वाले कंसेप्ट पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। 139AA जो आधार कार्ड लिंक वाला पार्ट है वो देखेंगे। उसके बाद 143(1) है, दैट इज द इंटीमेशन, उसको देख के जाएंगे। 144C डीआरपी वाला कंसेप्ट। 133A दैट इज द सर्वे। सर्वे में वहां पे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेते हैं, उसमें वो चेंज हुआ है आपके एग्जाम के लिए, उसको आप देखेंगे। अपील्स के केस में ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अपील के केस में जो आईटेट को पता है 20% का एक लिमिट डाला है कि इफ यू पेड द 20% ऑफ द योर ड्यू अमाउंट देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्टे ऑफ डिमांड। स्टे ऑफ डिमांड आपको तभी मिलेगा जब आपने 20% पे किया, अदरवाइज आपको स्टे ऑफ डिमांड नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, उसमें स्टे का पीरियड कितना होता है, मैक्सिमम 180 डेज, उसके बाद 365 डेज हो सकता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वेकेटेड होगा, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। बट देयर इज अ वन कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट, और ये जजमेंट को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और वो जजमेंट क्या है तुम्हारा, दैट इज द पेप्सी फूड्स वाला। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पेप्सी फूड्स के केस में, और उसमें ये बोला हुआ है कि भैया अगर मान लो 365 डेज खत्म हो गए और उसमें एसएससी का कोई गलती नहीं है, तो उसके बाद भी जो स्टे है वो वेकेट नहीं होगा, वो स्टे कंटिन्यू करेगा, स्टे वेकेट नहीं होगा, एसएससी को उसमें एसएससी की गलती नहीं है तो करके, ठीक है। तो ऐसा वो केस लॉ है पेप्सी फूड्स वाला, आप देख लेना। न्यू केस लॉज इश्यूड बाय द आईसीआई, वो 4 केस लॉज है, उसमें एक केस लॉ पेप्सी फूड्स वाला है। उसके बाद में आप 263 264 का रिवीजन वाला जो पार्ट है वो देख के जाएंगे। उसमें देयर इज वन अमेंडमेंट कि नाउ रिवीजन कैन बी डन बाय द सीसीआईटी पीसीसीआईटी आल्सो। अर्लियर इट वाज ओनली विद द सीआईटी पीसीआईटी, बट नाउ इट इज द सीसीआईटी पीसीसीआईटी आल्सो। आफ्टर दैट इन द सेटलमेंट कमीशन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक पीरियड, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक पीरियड आप देख लेना, वो 6 मंथ वाला जो पीरियड है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, वो आप देख लेना। उसके बाद आप फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील के लिए आप सिर्फ चार्ट देखिए। फेसलेस असेसमेंट फेसलेस अपील के लिए आपकी कॉम्पैक्ट में जो भी नोटिफिकेशन दे रखे हैं या जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर दे रखा है, जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट यू कैन जस्ट फॉलो दैट चार्ट। दैट चार्ट से एक बार आप देख लीजिए, दैट इज द सफिशिएंट। और अगर आपको चाहिए तो आप रिवीजन लेक्चर है वो देख ले सकते हैं। तो फेसलेस असेसमेंट और अपील्स के लिए ओनली चार्ट देखना। अब एक और चीज समझना, मैंने फेसलेस पेनल्टी से रिलेटेड भी चीजें डाली है चार्ट में। जिनके पास नवंबर 2021 का बुक रहेगा, यू हैव द पेनल्टी से रिलेटेड ऑल्सो, यू कैन इग्नोर दैट बिकॉज आईसीआई नॉट कवर्ड दैट पार्ट, सो यू कैन इग्नोर दैट, आईसीआई हैज नॉट कवर्ड। सो पेनल्टी फेसलेस पेनल्टी सॉरी फेसलेस दैट पेनल्टी पार्ट यू कैन इग्नोर दैट। फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील यू कैन जस्ट चेक द रिवीजन लेक्चर as well as that chart, that is the sufficient, there is no need to study from the book. उसके बाद आप पेनल्टी पे जाइए, एंड इन पेनल्टी यू नो दैट देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू 270A। 270A का जो अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाला पेनल्टी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, और वो एग्जाम में कवर करेगा। सो जस्ट यू डू द क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप फटाफट देख लीजिए। उसके बाद में आप एक एसएफटी का पेनल्टी लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, और वो 3 वाला देख लेना। एक 271AD, ये एक न्यू पेनल्टी आया है अपने लॉ में, तो ये न्यू वाला पेनल्टी आप देख लेंगे। तो आपको ट्राई करना है कि जिस दिन आपका छुट्टी है उस दिन आपको इतना करना है। नाउ लास्ट डे दैट इज योर एग्जामिनेशन डे, कि सर जिस दिन हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन हम क्या करें। आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर लीजिए एनआरआई टैक्सेशन, एनआर टैक्सेशन। बिकॉज क्या होता है ना, एनआर टैक्सेशन ऐसा रहता है जिसमें रेट्स वगैरह है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बार अपन भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप एनआर टैक्सेशन में चालू करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड वो 120 डेज आप याद रखना। 120 डेज वाला एक कंसेप्ट आया है, दैट इज द अमेंडमेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, एज वेल एज द वन इज द डीम्ड रेजिडेंसी। डीम्ड रेजिडेंसी मींस जो कहीं का रेजिडेंट नहीं है ड्यू टू डोमिसाइल एंड ऑल, इन दैट केस दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट विल बी नॉट अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ही विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। वो वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप पोएम पे चले जाएंगे, और पोएम में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पोएम वाला जो पार्ट है, उस पोएम वाले पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए पोएम से। उसके बाद आप इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला पार्ट है वो देख के जाना, कब वो किसके लिए टैक्सेबल होता है करके, ठीक है। तो इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला पार्ट देखेंगे। उसके बाद एनआरआई का टैक्सेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद स्पेशल रेट्स आप देखेंगे, स्पेशल रेट्स आप देख के जाएंगे। एक तो 115A वाला, एक चीज ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कहीं से भी इंडियन कंपनी से वगैरह डिविडेंड मिलता है, दैट इज टैक्सेबल एट 20%, दैट इज टैक्सेबल एट 20%। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, दैट डिविडेंड taxable at the rate 20%, that is taxable at 20%। अपने एक कंपाइलर में क्वेश्चन दे रखा था, वहां उसको 40% से टैक्सेबल किया था, नहीं, देयर वाज सम क्लरिकल मिस्टेक, दैट इज टैक्सेबल एट 20% ओनली। ऐसा एक मैट में क्वेश्चन था,
उसमें एक मिस्टेक हुआ था, अगर आपके पास पुराना कंपाइलर रहेगा तो जस्ट इग्नोर दैट, दैट इज टैक्सेबल एट 20%। ओके, उसके बाद में 115 AD से रिलेटेड जो है वो आप देख के जाएंगे और FII का क्वेश्चन भी कर लेंगे। देयर आर 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड टू FII, आप उसको एक बार देख के जाएंगे, ये आपका होना चाहिए। NR के टैक्सेशन में आप इतना कर लेंगे, दैट इज द सफिशिएंट। उसके बाद में इक्वलाइजेशन लेवी, इससे रिलेटेड आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है 4 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, और वो आपको कॉम्पैक्ट से रीड करना है। और उसमें एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको वैसे घुमा सकता है करके, ठीक है, कि एक तो वो एडवर्टाइजमेंट वाला है जिसमें 6%, एक वो 2% वाला है। जो 2% वाला है ना, वो आप ध्यान रखना इस बार करके, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कॉम्पैक्ट से इक्वलाइजेशन लेवी को रीड करेंगे। उसके बाद आप गार, क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये जो टॉपिक्स है इनके लिए आप सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, जस्ट डू द क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन करेंगे दैट इज द सफिशिएंट, आप क्वेश्चन करके चले जाइए। और लास्ट में आप अमेंडमेंट वाले पार्ट से वो आप देख लेंगे, अमेंडमेंट से एक तो जहां जहां ग्रीन दे रखा है वो आप देख लेंगे। और उसके साथ साथ में आपको सैलरी में एक अमेंडमेंट है, और सैलरी में जो ये अमेंडमेंट है कि जो भी तुम्हारा आरपीए पे, एएसए पे, एनपीएस में, इसमें जो डालते हैं कंट्रीब्यूशन, उसमें स्पेसिफिक लिमिट से 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो परक्यूजिट माना जाता है और एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। और ये इंटरेस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट और एक क्वेश्चन दे रखा है इन द स्टैट्यूटरी अपडेट। सो आपका जो स्टैट्यूटरी अपडेट दे रखा है ऑन द आईसीआई वेबसाइट, जस्ट चेक दैट स्टैट्यूटरी अपडेट, एंड ऑन स्टैट्यूटरी अपडेट में से आप वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईसॉप्स वाला जो अमेंडमेंट है वो आप देख के जाएंगे। उसके बाद ये सेक्शन 68, 69 ABC है, ये आप देख के जाएंगे। इस पे जो टैक्स रेट रहती है 60% प्लस सरचार्ज एंड सेस, टोटल इफेक्टिवली इट्स 78% टैक्स रेट अप्रॉक्स। तो वो जो टैक्स रेट है वो आप एक बार देख के जाएंगे। उसके बाद में आप लास्ट में देखिए केस लॉस। केस लॉस में आपको क्या देखना है, जस्ट डाउनलोड द लाइक वन लाइनर केस लॉस गिवन ऑन माय वेबसाइट। ऑन दैट वेबसाइट देयर आर 2 पार्ट A एंड पार्ट B। सो जस्ट चेक द 25 केस लॉ ऑफ द पार्ट A। इन पार्ट A देयर आर 25 case law, just check that 25 case law and along with the 4 new case laws that is given by the ICI, that is the new case law exclusively applicable for your examination given by the ICI. On ICI website just check the judicial update, and on judicial update you will get that 4 case law and one is the Pepsi case law. So that Pepsi case law that related to the appeal अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाला केस लॉ है वो उसमें दे रखा है। ये 4 केस लॉज आप देख के जाएंगे करके, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका इतना एक बार कवर होना चाहिए इन द लाइक जब आपका एग्जाम डीटी का होने वाला है तब करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, लाइक अब इसके बाद भी बहुत सारी चीजें बच जाती है। अब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी लास्ट डे पे ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल करके, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है तो वो 3 टॉपिक जो न्यू सिलेबस के लिए है, वो न्यू सिलेबस के लिए देयर आर 3 टॉपिक्स, वो आप देख के जा सकते हैं। बट उसमें भी आप क्या देख के जाएंगे, एक तो वो टाई ब्रेकर रूल, कि अगर कोई बंदा 2 कंट्री का रेजिडेंट है तो उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट माना जाता है, तो टाई ब्रेकर रूल वगैरह वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आप या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आप एक काम करिए, हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आंसर आप देख लीजिए वो उन 3 टॉपिक के लिए। अदरवाइज अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं तो उसको फटाफट आप बुक से पढ़ के और चले जाइए। बट अगर आप क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके साथ में और भी कोई बाकी टॉपिक आपका बच जाता है तो उसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट इतना आपको देख के जाना है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और एक और बात बता दूं, एग्जाम में जब आप एग्जाम लिखते हो ना, तब आप बड़े कूल होने चाहिए। कूल का मतलब यहाँ पे आपका दिमाग है वो बड़ा शांत होना चाहिए करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर मतलब बड़े हड़बड़ा जाओ। सीए में ऐसा ही होता है, बहुत बार क्या होता है, पेपर डिफिकल्ट आता है और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं करके, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर कभी पेपर डिफिकल्ट आता है किसी भी सब्जेक्ट का लिए, तो आपने देखा होगा पूरे इंडिया का डिफिकल्ट है, आपका अकेले का डिफिकल्ट तो होता नहीं है। और वो जब डिफिकल्ट आता है और उस टाइम पे, उस 3 घंटे में जो आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो, जो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, वो बंदा है वो ये एग्जाम को क्रैक कर पाता है करके, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट पीपल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू आफ्टर एग्जाम। और फटाफट रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप सीए बन जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इतना सारा आपने मेहनत किया है, इतनी सारी आपने चीज़ें दी है, इतने सारे लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, तो फटाफट आप सीए बन जाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो करके, ठीक है। और इतना भी लाइक थोड़ी बहुत सो लेना। डीटी के पेपर में बहुत बार ऐसा होता है, इतना बड़ा सिलेबस रहता है, सर आपने तो आधे घंटे में बता दिया, बट इतना बड़ा सिलेबस है हम सो ही नहीं पाते, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आप 4-5 घंटे सोए करके, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाए और गुनगुनाए गाना गाए करके, ठीक है। और अपने आप को बड़ा मतलब लाइट मोड में रखे, बिकॉज अगर आप लाइट मोड में रखोगे ना, तो उस केस में जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी होगी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 1 ईयर अगो ऑल्सो, वो सब चीज़ें आपके वापस से दिमाग में आ जाएगी और आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सो अपने आप को एकदम लाइट मोड में रखे, आराम से रखे करके, ठीक है। दही चीनी वगैरह जो भी आप खा के जाते हो वो खा के जाए, पान खा के जाते हो पान खा के जाए, जो अच्छा लगता है वो आप करिए करके, ठीक है। और एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन ना लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट। दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।